मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट कॉलेज सुजानगढ़, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। आज की क्लास में हम भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ेंगे। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने संविधान कैसे बना, संविधान सभा का क्या कॉन्स्टिट्यूशन था, किस तरह से इसको बनाया गया, उन सब बातों पर हम लोगों ने विचार विमर्श किया था। आज हम लोग इसकी विशेषताएं देखेंगे। भारतीय संविधान, जैसा हमने पहले पढ़ा था कि विभिन्न देशों से व्यवस्थाओं को लेने के बाद बनाया गया था। उस आधार पर भारतीय संविधान भारतीय परिस्थितियों में ढाला गया और जो व्यवस्थाएं की गई वो इस तरह से की गई, चाहे हमने विशेषता ली संसदीय व्यवस्था की जो हमने ब्रिटेन से ली, या हमने संघात्मक व्यवस्था ली जो हमने अमेरिका से ली, या हमने न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था ली जो हमने अमेरिका से ली, लेकिन उसके बावजूद भी उसको हमने भारतीय परिस्थितियों के अनुसार ढाला। ये हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था। आज हम लोग इसी आधार पर भारतीय संविधान की विशेषताओं का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहली विशेषता है निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान। ये एक बहुत बड़ी विशेषता है भारतीय संविधान की। ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान है जो लिखा हुआ दस्तावेज है। इसका निर्माण एक विशेष समय पर विशेष संविधान सभा के द्वारा किया गया है। जैसा हमने अपनी पिछली क्लासेस में भी बार बार दोहराया है, 2 वर्ष 11 मास 18 दिन यानी लंबा समय लगा इसको बनाने में, और इसीलिए लगा क्योंकि इसको बहुत ब्यौरेवार लिखा गया, बहुत विस्तार से इसको लिखा गया था। इस दृष्टि से ये जो संविधान है ये अमेरिका की तरह लिखित और निर्मित है, जबकि ब्रिटिश संविधान जो है वो अभिसमयों पर आधारित है। जो अलग अलग समयों में वहाँ कानून बने थे उसके आधार पर चलता है और उसे संहिताबद्ध बाद में कर दिया गया। डॉक्टर आइवर जेनिंग्स का मानना था कि भारतीय संविधान विश्व का सर्वाधिक व्यापक संविधान है। जो मूल संविधान बनाया गया था भारत का, उसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थीं, जो अब बढ़कर के अनुसूचियों को बढ़ाया गया और ये बढ़कर के 12 हो गई हैं। जबकि अमेरिका के संविधान में केवल 7, कनाडा के संविधान में 147, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 और दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद ही हैं। तो इस तरह से कुल देखें तो भारतीय संविधान में बहुत ज़्यादा अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान जो ब्रिटिश भारत था वहाँ से भी संबद्ध है और कुछ हद तक 1935 का जो भारतीय शासन अधिनियम बनाया गया था वहाँ से बहुत सारे प्रावधानों को हमारे संविधान में लिया गया है। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो सबसे लंबा प्रलेख लिखा था वो 1935 का था और वहाँ से हमने राष्ट्रपति लिया, संघात्मक व्यवस्था ली और भी बहुत सारी व्यवस्थाओं को हमने अपने संविधान में शामिल किया है। संविधान जो इतना बड़ा है, लिखित है, हमारा विश्व का सबसे विस्तृत संविधान जिसे हमने कहा है, उसके कुछ कारण है। सबसे पहला कारण ये है कि भारतीय संविधान संघात्मक व्यवस्था को स्थापित करता है। संघात्मक व्यवस्था में संघ और राज्य के बीच बहुत विस्तार से दोनों की शक्तियों का वर्णन किया गया है, जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार के विवादों से बचा जा सके। दूसरी बात जो है वो है संविधान में मौलिक अधिकारों का विस्तार से वर्णन है, और न केवल मौलिक अधिकारों का वर्णन है बल्कि विभिन्न परिस्थितियों में उन पर जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं उन व्यवस्थाओं को भी विस्तार से दिया गया है ताकि कोई भी मौलिक अधिकारों का दुरुपयोग ना कर सके। अगली बात जो आती है इसमें वो है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व वो तत्व हैं जो राज्य को बताते हैं कि उन्हें किस तरह से कार्य करना है, राज्य को अपने किन कानूनों को बनाना है और राज्य को क्या दिशा देनी है। तो ये भी एक पृथक अध्याय में दिया हुआ है। एक और जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो है कि भारत एक विशाल देश है, भौगोलिक दृष्टि से भी विशाल है और साथ ही साथ बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए भी भारतीय व्यवस्था में, संविधान में जो संविधान निर्माता थे उन्होंने अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आंग्ल
एंग्लो इंडियन भारतीय जो थे उन सब के लिए भी इसमें अलग अलग विशेष प्रावधान किए हैं। संविधान के 16वें भाग में इस प्रकार के विशेष प्रावधान दिए गए हैं ताकि भविष्य में यानी आज किसी भी प्रकार की समस्या होने पर संविधान के माध्यम से उसका समाधान किया जा सके। पांचवी बात जो इसके विस्तृत होने के पीछे नजर आती है वो है भारत में राष्ट्रपति को कुछ विवेक के अधीन शक्तियां दी गई हैं। ये शक्तियां इसलिए दी गई हैं क्योंकि भारत में संघात्मक व्यवस्था भी है और भारत बहुत विशाल राज्य भी है। संकट की स्थिति उत्पन्न होने पर उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए संविधान के 18वें भाग में संकटकालीन प्रावधानों से संबंधित 9 अनुच्छेदों को स्थान दिया गया है जो बहुत विस्तार से है। छठा जो कारण है वो है संविधान में केवल सिद्धांतों का ही वर्णन नहीं है बल्कि प्रशासनिक प्रबंधों का भी बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। श्रीनिवासन के शब्दों में भारतीय संविधान केवल एक संविधान नहीं है वरन देश की संवैधानिक और प्रशासनिक पद्धति के महत्वपूर्ण पहलुओं से संबंधित एक विस्तृत संहिता भी है। भारतीय संविधान में नागरिकता, राष्ट्रीय भाषा, क्षेत्रीय भाषाओं, चुनाव, विभिन्न प्रशासनिक सेवाएं, संविदा, अभियोग, भारतीय क्षेत्र में व्यापार और पारस्परिक व्यवहार आदि से संबंधित व्यवस्थाओं को भी स्थान दिया गया है और इसलिए ये एक विस्तृत संविधान है। दूसरी जो विशेषता है उसको हम देखेंगे। ये विशेषता है लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान। हमने भारत के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा था और उसमें हमने देखा था कि उसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग भारत को, और इस पर हमने बहुत सारे विवाद भी देखे थे। लेकिन हम भारत के लोग जो शब्द है ये बताता है कि भारतीय जनता में शासन की अंतिम शक्ति सौंपी गई है। प्रस्तावना में ये भी कहा गया है कि दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये बात ये बताती है कि जो जनता है उसके चुने हुए प्रतिनिधियों ने ही इसको बनाया है और जो सत्ता है पूरे शासन की वो जनता में निहित है। इसका अर्थ है कि जो भी प्रतिनिधि चुने जाएंगे वो जनता द्वारा चुने जाएंगे और जनता उन्हें कभी भी हरा सकती है और उन्हें कार्य करने को बाध्य कर सकती है। तो इस तरह से एक लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित है, जन आधारित संप्रभुता पर ये आधारित है। अगली विशेषता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, देखिए इसका क्या अर्थ है। इसका अर्थ है कि 1947 से पहले भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वो ब्रिटिश सत्ता के अधीन था। लेकिन 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद भारत आंतरिक और बाहरी मामलों में पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया और अपनी इच्छानुसार व्यवहार करने के लिए स्वतंत्र हो गया। तो ये जो स्थिति है ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है तो ऐसी स्थिति में वो संपूर्ण प्रभुत्व कैसे है, लेकिन भारत ने इसकी सदस्यता स्वेच्छा से ली है और जब भी वो चाहे इसको छोड़ सकता है, इसका त्याग कर सकता है और राष्ट्रमंडल एक बहुत लचीला संगठन है। इसी पॉइंट में हमने एक और शब्द देखा, लोकतांत्रिक राज्य, यानी लोकतंत्रात्मक राज्य है ये। लोकतंत्रात्मक कैसे है ये राज्य कि यहाँ पर जो सत्ता है यानी राज सत्ता है वो जनता में निहित है। जनता ही अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित करती है और इसलिए जो प्रतिनिधि हैं वो उसके स्वामी नहीं हैं बल्कि उसके सेवक हैं। हमारे यहाँ नियतकालिक चुनाव होते हैं, हमारे यहाँ राजनीतिक दल हैं और नियतकालिक चुनावों में प्रतिनिधियों को चुना जाता है। प्रत्येक वयस्क नागरिक जो वर्तमान में 18 वर्ष की आयु का है वो अपना मत डालता है अपनी सरकार चुनने के लिए। तो इसलिए ये लोकतंत्रात्मक राज्य है। और इसमें एक शब्द और हमने देखा वो है भारत एक गणराज्य है। गणराज्य या गणतंत्र, हम लोग 26 जनवरी को अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र या गणराज्य का अर्थ है कि राज्य का सर्वोच्च अधिकारी वंशानुगत आधार पर चुनकर नहीं आता या वंशानुगत आधार पर नहीं आता बल्कि जनता द्वारा निर्वाचित है। भारत में
हम लोगों ने जो व्यवस्था अपनाई है वो व्यवस्था है राष्ट्रपति के निर्वाचन की, और उसमें जनता अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति को निर्वाचित करती है। जहां ब्रिटेन में राजा का पद है, भारत में राष्ट्रपति के पद को लिया गया है, लेकिन ये सीधे जनता द्वारा निर्वाचित नहीं होता, अप्रत्यक्ष रूप से इसे हम निर्वाचित करते हैं, जो हम आगे आने वाली कक्षाओं में पढ़ेंगे कि इसका निर्वाचन कैसे होता है। अगली जो संविधान की विशेषता है वो है धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष और समाजवादी राज्य। पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है वो शब्द मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं था, और इसीलिए इसको बाद में जोड़ा गया था संविधान के 42वें संशोधन से, जो 1976 में किया गया था, उससे इसको जोड़ा गया था। हालांकि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता के पर्याप्त प्रमाण पूरी तरह से मौजूद हैं। जो 1976 में संशोधन हुआ है वो उसी आधार पर किया गया है। पंथ निरपेक्षता का अर्थ है ऐसे राष्ट्र से जो किसी विशेष धर्म को राज्य धर्म के रूप में मान्यता नहीं देता, बल्कि सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। श्री वेंकटरमण के अनुसार पंथ निरपेक्ष राज्य न तो धार्मिक है, न अधार्मिक और न धर्म विरोधी, परंतु धार्मिक कार्यों से सर्वथा पृथक है और धार्मिक मामलों में पूर्णतया तटस्थ। पंथ निरपेक्षता भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार जनता को दिए गए हैं उसमें भी दिखाई देती है। ये माना गया है कि धर्म के नाम पर धार्मिक स्थल समाज विरोधी गतिविधि का अगर केंद्र बनते हैं तो उन स्थितियों में राज्य इस मामले में हस्तक्षेप कर सकती है। ये विचार धर्म विशेष से जुड़ी धार्मिक शिक्षा का निषेध करता है, किसी नैतिक शिक्षा का विरोध नहीं करता। इसके साथ साथ डोनाल्ड ई स्मिथ का मानना था कि धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जो व्यक्ति के नागरिक होने से संबंधित है, किसी धार्मिक भावना के आधार पर नहीं, जो संवैधानिक रूप से किसी धर्म से संबंधित नहीं है, न किसी धर्म में हस्तक्षेप करता है, न इसका प्रचार, बल्कि संस्थाओं और व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। संविधान ने ये कहा है कि सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के नियमों के अधीन रहते हुए सभी नागरिकों को अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण तथा प्रचार करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होगी। तो इस तरह से भारत में धर्मनिरपेक्षता को शुरू से ही अपना लिया गया था। फॉर्मली इसको पंथ निरपेक्षता शब्द को 1976 में जोड़ा गया। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा शब्द है समाजवाद। समाजवाद जो शब्द है ये शब्द भी 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन से। संविधान सभा में इस बात पर पर्याप्त विवाद भी हुआ था कि भारत के द्वारा समाजवाद के राज्य दर्शन के रूप में इसे स्वीकार किया जाए अथवा नहीं, लेकिन अंत में इसे स्वीकार किया गया और इस तरह से स्वीकार किया गया कि भारतीय संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मान लिया गया। लेकिन जो पश्चिमी देशों में समाजवादी अवधारणा है उससे अलग भारत में इसको अपनाया गया है। ये एक सामान्य भावना के रूप में काम करती है। 5वीं संविधान की जो हमारी विशेषता है वो है कठोरता और लचीलेपन का समन्वय। भारतीय संविधान एक साथ, एक तरह से देखा जाए तो दो विपरीत बातें हैं, कठोरता और लचीलापन, लेकिन दोनों बातों को यहाँ पर मिलाया गया है, उनका समायोजन किया गया है। और इसका कारण ये है कि भारत में संघीय व्यवस्था है और भारत एक विशाल राष्ट्र है, विविधताओं वाला। तो इसलिए ये माना गया कि इसमें संविधान दोनों तरह से संशोधन करने की प्रणाली को काम में लिया जाए। कठोर तरीके से, यानी कुछ ऐसे तरीके हैं जिनमें आसान नहीं है संविधान में संशोधन करना, और कुछ तरीके ऐसे हैं जिससे आसानी से संशोधन किया जा सकता है। संविधान में जिसमें साधारण कानून और संवैधानिक कानून में अंतर नहीं किया जाता
और संविधान में विधि निर्माण की साधारण प्रक्रिया के आधार पर संशोधन किया जाता है, उसे लचीला संविधान कहा जाता है। इसके विपरीत कठोर संविधान में संवैधानिक संशोधन के लिए साधारण कानून निर्माण से भिन्न और जटिल प्रक्रिया को अपनाया जाता है। भारत में अधिकांश धाराओं को संशोधित करने के लिए संसद के सभी सदस्यों के बहुमत के अतिरिक्त उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत की भी आवश्यकता होती है। अनुच्छेद 368 के अनुसार कुछ विषयों में संशोधन के लिए संसद के समस्त सदस्यों के बहुमत और उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता के अतिरिक्त कम से कम आधे राज्यों के विधान मंडलों का समर्थन भी आवश्यक है। ये इसलिए किया गया ताकि कुछ विशेष या महत्वपूर्ण विषयों पर केवल संसद संशोधन न कर सके, बल्कि विधान मंडलों की स्वीकृति भी आवश्यक है, जिससे देश का एकात्मक स्वरूप बना रहे। ये जो विषय रखे गए हैं उसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन, राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व आदि विषय आते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि दोनों बातों का हमने समन्वय इसमें किया है। और अगली विशेषता हम देखते हैं संसदीय प्रभुता तथा न्यायिक सर्वोच्चता। यहाँ भी भारतीय संविधान में 2 अलग संविधानों की विशेषताओं को काम में लिया गया है। संसदीय संप्रभुता या संसदीय प्रभुता हमने ब्रिटिश संविधान से ली है, ब्रिटिश व्यवस्था से ली है, और न्यायिक सर्वोच्चता हमने अमेरिका के संविधान से ली है। ब्रिटिश संविधान में ब्रिटिश संसदीय सर्वोच्चता को माना गया है और वहाँ के संविधान में या वहाँ की व्यवस्था के बारे में कहा जाता है कि ब्रिटिश संसद स्त्री को पुरुष या पुरुष को स्त्री बनाने के अतिरिक्त सब कुछ कर सकती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। जैसा हम अभी तक विशेषताएं देखते आ रहे हैं, तो संसदीय सर्वोच्चता को हालांकि अपनाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे संविधान की रक्षा के लिए, और क्योंकि लिखित संविधान है भारत में, कठोर भी संविधान है, निर्मित भी संविधान है, तो उसकी संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए इस तरह का प्रावधान किया गया है ताकि कोई भी सरकार अगर पूर्ण बहुमत में है तो संसद में मनमाने तरीके से संविधान में परिवर्तन न कर सके या व्यवस्थाओं में परिवर्तन न कर सके। इसके लिए अमेरिका के संविधान की जो व्यवस्था है सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की, उसको भारत में अपनाया गया है। तो इस तरह से दोनों व्यवस्थाओं के मध्य इसमें सामंजस्य किया गया है। और ये विशेषता जो है ये भी हमने 2 अलग अलग राष्ट्रों से जो क्लॉजेज लिए हैं, जो विशेषताएं ली हैं, उससे लेकर के बनाया है।